बच्चों, आज का विषय है पॉलिटिकल हिस्ट्री, बिंबिसार से राजपूत काल तक। जैसा कि बच्चों हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था आप लोगों को कि उस समय कुछ महत्वपूर्ण जनपद थे। उन महत्वपूर्ण जनपदों में से हमने आपको कुछ जनपदों के बारे में बता दिया था और कुछ अन्य जनपदों के बारे में आज चर्चा करना है। अच्छा, हमने बताया था कि उस समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ जो 16 महाजनपद थे, जो 16 महाजनपद थे, उनमें से कुछ जो है राजतंत्रात्मक थे और कुछ जो है गणतंत्रात्मक थे। राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक, तो इनकी स्थिति बड़ी ही स्पष्ट थी और ज्यादातर स्थिति ये थी कि इन सभी राजतंत्र और गणतंत्रों में से कुछ राजतंत्र ज्यादा शक्तिशाली थे, तो बज्जी गणराज्य भी शक्तिशाली एक गणराज्य था। बच्चों, जो राज्य राजा के द्वारा शासित हो उसे राजतंत्रात्मक कहते हैं और जो राज्य का मुखिया, जिस राज्य का, जिस प्रदेश का, जिस देश का मुखिया गणतांत्रिक विधि से चुना जाए या लोकतांत्रिक विधि से चुना जाए या जनता के द्वारा चुना जाए, उसे हम जो है गणतंत्र कहते हैं। और यह मुखिया का पद आनुवंशिक नहीं होता। इस मुखिया का पद आनुवंशिक नहीं होता। तो हमने उस दिन बताया था कि काशी, कौशल, कुरु, काशी, कौशल, कुरु, चेदी, वत्स, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, बज्जी, मल्ल, मगध। बज्जी, मल्ल, मगध। और अंग। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में
काशी का बता दिया था कि काशी जो है, काशी की राजधानी वाराणसी थी और वाराणसी के आसपास का क्षेत्र जो है काशी राज्य था। और जैन ग्रंथों में कहा गया है कि प्राक बौद्ध काल में यहाँ के राजा अश्वसेन थे। अश्वसेन के जो पुत्र हुए करीब महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले, इसी राज्य के राजा अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ ने जैन धर्म या संन्यास लेकर जैन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाया था और यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। तो काशी एक स्वतंत्र राज्य था जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ समय पहले या उसी के आसपास मगध राज्य में मिला लिया गया था। और पहले काशी का राज्य कौशल राज्य के अधीन था, क्योंकि महात्मा बुद्ध के समय तक या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक कौशल राज्य के अधीन काशी राज्य था। कुरु की राजधानी, कौशल की राजधानी हमने पिछले अध्याय में बताया था कि कौशल की राजधानी एक थी कुशावती और दूसरी श्रावस्ती। श्रावस्ती से अयोध्या राजधानी लव ने कह दी थी, ये हम पिछले अध्याय में बता चुके। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु यह जो है दिल्ली के आसपास, मेरठ के आसपास का क्षेत्र, इसकी राजधानी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और यह कुरु जो है ऋग्वैदिक काल का जो भरत और पुरु जो जन थे, वह दोनों जन मिल गए और भरत धन पुरु बराबर कुरु महाजनपद का निर्माण हुआ। चेदी, आधुनिक बुंदेलखंड चेदी राज्य की राजधानी सुथिवती थी। चेदी यह जो ऋग्वैदिक काल में एक जाति थी, यह एक गण था या एक कबीला था। धीमे धीमे कर कर इस कबीले का राज्य जो है बुंदेलखंड के क्षेत्र पर हुआ और इसके महाभारत काल के समय से पहले यहाँ के एक राजा, महाभारत काल में पता चलता है कि यहाँ के राजा के 5 पुत्र थे। उन्हीं में से एक राजा ने हस्तिनापुर में, हस्तिन ने हस्तिनापुर को बसाया था। अतः चेदी जो है आधुनिक बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को चेदी कहते हैं। वत्स, हमने बताया था, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और उस समय इस देश का राजा उदयन था। इसके बारे में यह भी बौद्ध ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जो 7 लोग यानी महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो सहजात कहा गया है। उन सहजातों में उदयन का भी नाम मिलता है। उदयन की माँ चेदी, उदयन की माँ जो है बज्जी राज्य के, बज्जी गणराज्य के राजा चेटक की पुत्री थी। अतः अजातशत्रु की माँ भी चेटक की पुत्री ही थी, यानी चेटक के 7 पुत्रियां थीं और उन 7 पुत्रियां अलग अलग राज्यों में ब्याही थीं। अतः उदयन भी क्या है, बस बज्जी राज्य से संबंध रखता था। पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। पांचाल आधुनिक फर्रुखाबाद, बरेली आदि वाले क्षेत्र को ही आधुनिक काल में इसकी पहचान की गई है। प्राचीन काल में पांचाल यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो तुर्वसु और तुर्वसु जो जन था, तुर्वसु जन का यदु जन से जो संपर्क हुआ, तुर्वसु यदु बराबर पांचाल जन बना। और पांचाल जन अपने पांचाल जन जो है, एक समय था जब गणराज्य वाली स्थिति थी। यहाँ के राजा लोग जो है बड़े दार्शनिक होते थे। पांचाल
के राजा दासनिक होते थे। बाद में यह जो है गणतंत्र से राजतंत्र बन गया। बच्चों, मत्स्य जो राज्य था, मत्स्य की राजधानी विराट नगर थी। मत्स्य राज्य आधुनिक जयपुर है। मत्स्य राज्य उसके आसपास फैला हुआ था और इसकी भी स्थिति ठीक थी। यह जो राजस्थान के आसपास फैला हुआ था, सूरसेन यानी मत्स्य राज्य को कहीं कहीं जो है जयपुर, अलवर, भरतपुर तक के क्षेत्र को कहा गया है। जबकि सूरसेन का क्षेत्र, सूरसेन के बारे में बता दें, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। बच्चों, सूरसेन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा थी। और सूरसेन के बारे में आप बच्चों जानकारी के लिए बता दें कि सूरसेन राज्य की स्थापना भगवान राम के जो छोटे भाई थे शत्रुघ्न, जब राज्य का बंटवारा हुआ तो शत्रुघ्न के छोटे लड़के सूरसेन ने मथुरा वाले क्षेत्र पर राज्य किया था। अतः उन्हीं सूरसेन के नाम पर इस राज्य का नाम सूरसेन पड़ गया और इसकी राजधानी बुद्ध काल में मथुरा थी। असमक इसकी राजधानी पोतन थी और दक्षिण भारत में 16 महाजनपदों में एकमात्र जनपद असमक जनपद था, जो कि गोदावरी नदी के किनारे था। और बाद में कुछ ग्रंथों से यह पता चला कि बाद में इसका आंध्र सातवाहन वंश में विलय कर दिया गया था। अवंती का राजा क्योंकि प्रद्योत था, अवंती की 2 राजधानियां थी, जैसा कि पिछले अध्याय में बताया था। अवंती की राजधानी कौन कौन सी थी? एक थी महेश्वर और दूसरी उज्जैनी। गांधार और कंबोज, इन दोनों की स्थिति उत्तर पश्चिमी सीमा के आसपास मानी जाती है। गांधार की उस समय राजधानी तक्षशिला थी और गांधार अपने व्यापार के लिए, अपने ज्ञान विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन यह 16 महाजनपदों की स्थिति में यह भी देखना पड़ता है कि गांधार जो राज्य था, यह राज्य धीमे धीमे करके कमजोर होता चला गया। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब गांधार राज्य था तो कुक्कू साती नामक एक राजा यहाँ पर राज्य करता था और कुक्कू साती के संबंध मगध नरेश बिंबिसार से थे। बिंबिसार के कहने पर ही जब राजा मगध नरेश, राजा बिंबिसार ने कुक्कू साती को बौद्ध धर्म के बारे में बताया तो यह जो है साधु वेश में पैदल ही चल पड़ा और बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुआ। इस प्रकार से कुक्कू साती अपने समय का एक प्रसिद्ध राजा था, एक शक्तिशाली राज्य था। यह कुक्कू साती ने अवंती नरेश प्रद्योत को भी हराया था, क्योंकि प्रद्योत ने गांधार पर आक्रमण किया था। अतः कुक्कू साती ने गांधार पर कब्जा कर लिया। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पश्चात, जैन धर्म बौद्ध धर्म के पश्चात, हम यह पाते हैं कि इन धर्मों का जैसे जैसे प्रचार प्रसार हुआ, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, धीरे धीरे करके लोग अहिंसक प्रवृत्ति की ओर बढ़ते चले गए। और यह जो राज्य थे, गांधार राज्य था, यहाँ पर यानी भारत जो है कई जनों और महाजनपदों में बटा हुआ था। आप राज्य जो है इस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इन महाजनपदों के बीच में भी संघर्ष की स्थिति थी और यह संघर्ष ऐसा था कि हर राज्य दूसरे राज्य को
अपने राज्य में मिलाना चाहता था। अतः ऐसी स्थिति में इन राजाओं के मन में कभी एक देश की भावना उत्पन्न नहीं हुई, कभी भी एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न नहीं हुई। और जब जो है कुप्पुसाती के पश्चात गांधार राज्य कमजोर पड़ गया तो ईरान के शाखा मनीषी शासकों ने गांधार राज्य को अपने कब्जे में कर लिया था। और बाद में ईरानियों के शासन से जब यह राज्य कुछ समय के लिए मुक्त हुआ तो हम पाते हैं कि उस कुछ समय पश्चात फिर भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ और सिकंदर ने भी बड़ी आसानी से इन क्षेत्र के राजाओं को जीत लिया था। उस समय तक्षशिला का राजा आम्भी था और आम्भी को जीतने में सिकंदर कोई बहुत बड़ी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि आम्भी ने स्वयं ही आत्मसमर्पण कर दिया था और सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अतः हम ये देखते हैं इतिहास में, भारतीय साहित्य में जैन और बौद्ध साहित्य के अतिरिक्त कहीं भी इन राज्यों का उल्लेख नहीं मिलता है। और उत्तर पश्चिमी सीमा पर अनेकों महाजनपद थे, उन महाजनपदों का भी विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। और क्योंकि जहाँ जहाँ जैन धर्म बौद्ध धर्म पनपा, उन्होंने उन्हीं क्षेत्रों का अधिक उल्लेख किया, उनकी कहानियाँ लिखी, उनका इतिहास लिखा और उनको अपने हिसाब से ढालने का प्रयास किया। जो राजा, जिन राजाओं ने बौद्ध धर्म की ओर अपना प्रदर्शन किया तो बौद्ध ग्रंथों में उनका अधिक वर्णन है, और जिन ग्रंथों में या जिन राजाओं ने बौद्ध धर्म की ओर आकर्षण प्रदर्शित नहीं किया, बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया, तो बौद्ध ग्रंथों में उन राजाओं की निंदा भी की गई है। उदाहरण के लिए शुंग वंश का राजा पुष्यमित्र शुंग यानी मौर्य वंश के पश्चात पुष्यमित्र शुंग जब गद्दी पर बैठा तो हम पाते हैं कि शुंग ने जो है सभी धर्मों का अनुयायी था, उसकी सेना में सभी धर्मों के लोग थे, जैनी भी थे, बौद्ध भी थे और सनातन धर्म के अनुयायी, वैदिक धर्म के अनुयायी भी थे। लेकिन जब उत्तरी पश्चिमी सीमा पर कुछ बौद्ध विद्रोहियों ने देश के खिलाफ विद्रोह किया, षड्यंत्र किया राजा के खिलाफ, तो राजा ने जब इनको दंडित करने का विचार किया और दंडित किया इन लोगों को, तो इन लोगों ने पुष्यमित्र शुंग का यानी बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग का एक अत्याचारी राजा के रूप में उल्लेख किया गया। जबकि अन्य ग्रंथों से, क्योंकि इस समय भारत में इतिहास लेखन की परंपरा प्रचलित हो चली थी, अतः उसी समय के कुछ समकालीन ग्रंथों से यह भी पता चलता है और प्रमाणों से भी यह सिद्ध होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने भारत के स्तूप जो सांची मध्य प्रदेश के सतना जिले में है उसका संवर्धन करवाया था, सांची के स्तूप का भी और भारत के स्तूप का भी। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है, जबकि भारत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। तो इनका जो है कराने का उद्देश्य यह सिद्ध करता है कि पुष्यमित्र शुंग का दृष्टिकोण सभी धर्मों के प्रति समान था, लेकिन फिर भी उसने किसी बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण नहीं दिया। अतः इसी कारण बौद्ध धर्म में उसको जो है एक विद्रोही राजा, अत्याचारी राजा के रूप में उल्लेख किया गया है। और इसी कारण उत्तर पश्चिमी सीमा पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह जो गणराज्य थे, इन गणराज्य या राज्यों का, महाजनपदों का किसी विशेष प्रकार से उल्लेख नहीं किया गया, सिर्फ गांधार तक किया गया। और कहीं भी भारतीय साहित्य में ईरानियों के आक्रमण का उल्लेख नहीं किया गया, जबकि हेरोडोटस जो कि एक यूनानी था, उसने यह लिखा है कि ईरानी शासक शाखा मनीषी ईरानी शासक दारा प्रथम का राज्य का एक हिस्सा भारत का उत्तर पश्चिमी सीमा का प्रांत था, जहां से उसको 1/3 आय प्राप्त होती थी। अतः इस बात से यह प्रमाणित होता है कि
और उसके पश्चात भी कुछ यूनानी शासकों ने, ईरानी शासकों ने भी, लेखकों ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि भारत पर ईरानियों के भी आक्रमण हुए और भारत पर यूनानियों के भी आक्रमण हुए। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन लेखकों के लेखों में, विदेशी लेखकों के लेखों में तो भारत पर आक्रमण के वर्णन है, लेकिन किसी भी भारतीय साहित्य में इन लोगों के आक्रमण का उल्लेख नहीं किया गया है। और यहाँ तक कि उत्तर पश्चिमी सीमा का केंद्र जो है यवन गणराज्य या यवन जो है यवनों के अधिकार में चला गया था, जो कि शुंग काल तक हम देखते हैं। शुंग काल में भी यवनों के आक्रमण हुए और भी जो है जब शक लोग आए तो शक भारत में मौर्योत्तर काल में भी हम पाते हैं। यानी मौर्यों के समय तक तो अफगानिस्तान तक मौर्यों का राज्य था, लेकिन जब हम दृष्टि डालते हैं मौर्यों के पतन के पश्चात, सम्राट अशोक के मृत्यु के पश्चात राज्य का जब विभाजन हो गया और मौर्य राज्य कमजोर हो गया, शुंग काल तक स्थिति ये थी कि भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर यवन राज्य स्थापित थे, जिनमें से दो वंश राज्य कर रहे थे, डेमेट्रियस वंश और यूथ्रेटाइडस वंश। यानी भारत पर उत्तरी सीमा पर, उत्तरी पश्चिमी सीमा पर उस समय यूनानियों के, यवनों के दो राजवंश राज्य कर रहे थे, यूथेडाइमस और डेमेट्रियस। बच्चों, कंबोज की राजधानी असमक थी। बज्जी यह एक गणराज्य था और बज्जी गणराज्य ऐसा गणराज्य था कि यह एक स्वतंत्र गणराज्य होने के साथ साथ 8 गणों का भी एक सम्मिलित राज्य था, जिसमें उस समय बुद्ध काल में, यानी बज्जी गणराज्य में सुमारगिरी के भग्य, शाक्य, मल्ल गणराज्य तो अलग था, लिच्छवी आदि ऐसे राज्य थे जो इसी के अंतर्गत थे। यात्रिक भी था बज्जी संघ में। तो इस प्रकार मल्ल गणराज्य की 2 राजधानियां थी, कुशीनगर और पावा। बच्चों, यह जो बज्जी गणराज्य है यह भारत और नेपाल की सीमा के आसपास क्षेत्र में स्थित था और इसकी जो है राजधानी मिथिला थी। अब बच्चों यह भी बता दें कि मिथिला जो है इक्ष्वाकु वंश और सूर्य वंश के एक राजा थे, मिथि, जिनके नाम पर उन्होंने यहाँ शासन किया, राजा मिथि ने। तो इससे जो है उन्हीं के नाम पर एक नगर बसाया गया और उसका नाम, उस नगर का नाम मिथिला रखा गया। और बाद में पहले यह जो है राजतंत्रात्मक था। राजा निमि तक यह जो है, जो सूर्यवंश के राजा थे, राजा निमि तक यह राजतंत्रात्मक था। लेकिन राजा मिथि के पश्चात यह जो है गणतंत्रात्मक राज हो गया। महात्मा बुद्ध के समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका एक प्रसिद्ध शासक था जिसका नाम था चेटक। चेटक की 7 पुत्रियां थीं, लेकिन किसी भी पुत्र का उसके उल्लेख नहीं मिलता है। और उसकी 7 पुत्रियां जो प्रमुख महाजनपद थे, उन प्रमुख महाजनपदों के राजाओं को ब्याही थी। अतः चेटक जो है उस समय का, या बज्जी गणराज्य उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य था। अब बच्चों, कुशीनगर यानी गोरखपुर
कुशीनगर, कसिया, पड़रौना आदि क्षेत्र में मल्लगण राज्य पाया जाता है। मल्लगण राज्य के बारे में कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मण के छोटे पुत्र चंद्रकेतु मल्ल के नाम पर इस गणराज्य का नाम मल्ल पड़ गया, क्योंकि उन्हीं के उत्तराधिकारी थे, उन्हीं के पूर्वज थे। अब देखो बच्चों, मगर अंगराज अंग जन महाजनपद, तो अंग महाजनपद का विलय मगध साम्राज्य में बिंबिसार ने कर दिया था। अब देखिए बच्चों, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे होता है, अब यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो बच्चों, मगध साम्राज्य का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे होता है, हमें यह समझना है कि उस समय चूंकि मगध साम्राज्य का एक पुराना वंश था जिसका नाम था बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश के पतन के पश्चात एक वंश आया उस वंश का नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो प्रथम राजा था, यानी वह था बिंबिसार। बिंबिसार ने अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न लोगों से वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपना राजनीतिक स्थिति मजबूत कर ली थी, क्योंकि बिंबिसार चेटक की बहन से भी विवाह था बिंबिसार का। बिंबिसार मद्र देश की रानी क्षेमा से भी विवाह था, और एक इसकी रानी खेमा भी थी, चलना भी थी। इस प्रकार से बिंबिसार, जिसे जो है श्रोणिक भी कहा गया है, श्रोणिक, कुछ जैन ग्रंथों में इसे श्रोणिक भी कहा गया है। बिंबिसार ने अंग राज्य को अपने राज्य में मिलाकर मगध साम्राज्य को विस्तार करने की जो परंपरा थी, उस परंपरा का प्रारंभ कर दिया, और इस परंपरा का अंत जो है नंद साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के काल में संपूर्णता को पहुंचता है। मौर्य वंश के काल में यह राज्य समस्त भारत का एक प्रमुख राज्य बन जाता है और समस्त भारत की एक प्रमुख राजधानी बन जाता है। क्योंकि बच्चों, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है राजनीतिक दृष्टि से, कि प्रारंभ में जो गंगा यमुना के दोआब तक तो आर्य जातियां थीं, आर्यों का विस्तार था, लेकिन गंगा यमुना के उस तरफ को जैसे ही हम जाते हैं, बिहार से, आधुनिक बिहार से लेकर बिहार, बंगाल और ये वाला जो क्षेत्र था, बांग्लादेश वाला क्षेत्र, इन क्षेत्रों में आर्यतर जातियां पाई जाती थीं, जिन्हें जो है पुराणों में और वैदिक साहित्य में व्रात्य कहा गया है। उस समय पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में 2 प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया है, राज सप्तोपजीवी और बात सप्तोपजीवी। इस प्रकार से बिंबिसार ने बिंबिसार के तक्षशिला के राजा पुकुशाती से भी संबंध थे। बिंबिसार के अवंती नरेश प्रदोत से भी अच्छे संबंध थे। जब अवंती नरेश प्रदोत को पांडु रोग हो गया, तो बिंबिसार अपने राजवैद्य जीवक को उसके पांडु रोग के इलाज के लिए भेज देता है। बच्चों, अब यह भी बता दें कि यह जीवक कौन था। तो जीवक जो है मगध साम्राज्य का एक प्रमुख वैद्य था। जीवक
जीवक का जन्म मगध में हुआ था। जीवक की माँ का नाम सालावती था, क्योंकि बच्चों उस समय देश में कुछ ऐसी स्थितियां थीं कि नगर वधू की परंपराएं चलती थीं। अतः वैशाली की जो नगर वधू थी, वैशाली गणराज्य जो कि भज्जी गणराज्य, वैशाली नगर या भज्जी गणराज्य का प्रमुख जो है नगर वैशाली था। तो वैशाली की गणका आम्रपाली थी। अतः उसी को देखते हुए राजा बिंबिसार ने अपने राज्य में भी एक जो गणका क्या यह नगर वधू थी। अतः राजा बिंबिसार ने अपने राज्य में सालावती को मगध राज्य की प्रमुख नगर वधू चुना। इसी सालावती के गर्भ से जीवक का जन्म हुआ, लेकिन सालावती ने जन्म के तुरंत पश्चात इस बच्चे को भूरे के ढेर पर फेंक दिया, जहां राजकुमार अभय, आपको बता दें, जहां राजकुमार अभय रास्ते से गुजरते हैं, वह छोटे बच्चे को उठा लेते हैं और उसका नाम जीवक रखा जाता है। और इस जीवक को जो है कुछ बड़ा होने पर तक्षशिला ज्ञानार्जन के लिए भेज दिया जाता है। वह वहाँ पर